तो गाइस एजुकेशन फ्लेम में आप सबका स्वागत है। आज हम जॉन डुई का जो आर्टिकल है द माय पेडागोजी क्रीड उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। माय पेडागोजी क्रीड में जॉन डुई ने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए हैं अपने आर्टिकल्स में, जो कि हैं व्हाट इज़ एजुकेशन, स्कूल क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग क्या है और स्कूल एंड सोशल प्रोग्रेस क्या है। तो हम इन पॉइंट्स को आगे एक एक करके वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एजुकेशन। तो जो ड्यूई है वो उनका बिलीव था कि जो एजुकेशन है वो उतनी ही पर्सनल होती है जितनी उसे सोसाइटी होने देती है। तो इसके अंतर्गत वो ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा है, जैसे हर बच्चे का अपना अपना इन्वायरमेंट होता है, हर बच्चे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बच्चे का जो उसके घर का जो ट्रेडिशन है, उसके घर का जो कल्चर है वो सब डिफरेंट होता है। तो इस वजह से जो उसको नॉलेज मिलती है, जो उसके आसपास उसकी फैमिली से, उसके फ्रेंड्स से, उसके नेबरहुड से जो भी उसे नॉलेज मिलती है वो सिर्फ उतनी ही होती है जितनी उसकी सोसाइटी से रिलेटेड उसका इन्वायरमेंट होता है, सोसाइटी से रिलेटेड उसके एक्सपीरियंस होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी कल्चर और ट्रेडिशन होता है जो उससे वो कांटेक्ट में आ रहा है। तो इस तरह से वो इतनी ही नॉलेज लेता है जितनी उसे सोसाइटी देती है। तो इतनी ही वो पर्सनल होती है जितनी उसे सोसाइटी अलाउ करती है। उसके बाद वो जो ड्यूई हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो जो समाज है उसमें, सोसाइटी में जो भी वो अपना कोई जैसे टास्क करता है, उस जो भी एक्शन करता है उस पे सोसाइटी का जो भी रिस्पॉन्स होता है उसके बेसिस पे वो सही या गलत को डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, वो टॉयज़ फेंकता है तोड़ने के लिए, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे बच्चे को समझ आएगा कि अच्छा, मैंने जब टॉयज़ फेंका, मतलब जो उसका एक्शन था टॉयज़ फेंकना, तो वो गलत था, इसीलिए उसकी माँ ने रोका। वहीं एक पार्टी होती है, वहाँ पे बच्चा जब डांस करता है तो सब उसको प्रेज़ करते हैं, तो बच्चा को समझ आता है कि अच्छा, मैंने ये पार्टी थी तो यहाँ मैंने डांस किया तो यहाँ सब लोगों को ये अच्छा लगा, यानी ये करना चाहिए। तो इस तरह से वो सही और गलत का डिसाइड करता है अपने एक्शन के थ्रू। जब उस एक्शन, जो भी वो एक्शन कर रहा है, उसके लिए जो भी उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके नेबरहुड जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनके बेसिस पे उसका सही और गलत का डिसीजन वो खुद लेता है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट है, वो एजुकेशन प्रोसेस के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, और जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है, और दोनों ही कॉन्टीन्यूअस चलने चाहिए एक एजुकेशन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो और जो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसको ड्यूई कहते हैं एजुकेशन का बेस, और वहीं जो सोशल एस्पेक्ट है उसको वो कहते हैं एजुकेशन का रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे जो बच्चा है, आज उसने कुछ क्लास में सीखा, उसने उसमें अपनी मेंटल थिंकिंग यूज़ करी, उसको अच्छे से अपना सब सोच विचार करके कि उसने कुछ उसे जो भी उसने उस एक्टिविटी से उसने जो भी सीखा, जो भी उस क्लास में एक्टिविटी कराई गई उससे उसने कुछ सीखा, उसी एक्टिविटी को फिर वो घर जाके कुछ उससे रिलेटेड कुछ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ जाके अपनी माँ को बताया कि मम्मी आज मैम ने ये कराया था, अब मैं भी ऐसा करूँ। तो इस तरह से वो जो भी सीख रहा है उसको वो अपने घर पे रिफ्लेक्ट करेगा, अपनी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और साथ साथ चलने चाहिए एक बच्चे की जो रियल एजुकेशन है उसको पाने के लिए। उसके बाद जो कहते हैं कि जो एजुकेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है अगर वो डेली लाइफ से कनेक्ट ना किया जाए। हम देखते हैं कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, हम आजकल के मतलब जितने भी जब से भी ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आया तब से हमने क्या किया है कि जो बच्चे हैं उन्हें हमने उनको कुछ समझा ही नहीं है। हम बस उनको अपना दे देते हैं कि आप ये कर लो, ये कर लो, और बच्चे कर लेते हैं। उन्हें हम क्यों हमने कभी डेली लाइफ से जो भी एक टास्क होते हैं, जो भी हमने एजुकेशन को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से हम बच्चों को नालायक समझ, अब उन्हें समझ नहीं आता तो हम उन्हें नालायक कहते हैं, हम कहते हैं कि इनको कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो बच्चा है वो इसी सोसाइटी का पार्ट है, उस सोसाइटी में रहकर ही सीखता है। तो हम अगर उस एजुकेशन को ही उस सोसाइटी से अलग कर देंगे, उसकी डेली लाइफ से अलग कर देंगे, तो उस बच्चे के लिए वो जो एजुकेशन है उसको कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। उस एजुकेशन से उसका जो कनेक्शन है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, या फिर एकदम ऐसा ज़बरदस्ती वाला कनेक्शन डेवलप होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे एजुकेशन को, तो जो एजुकेशन है वो एक स्ट्रेसफुल वाला प्रोसेस नहीं रहेगा।
उसके बाद वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजी और सोशल डायनेमिक्स है वो कंजक्शन में एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि वो बच्चे के इनर एक्सपीरियंस को डेवलप कर सके। जो साइकोलॉजी और सोशल एस्पेक्ट है उनको कॉम्बिनेशन उनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके एक साथ कंबाइन करके उनको यूज़ करना चाहिए ताकि यूज़ बच्चा भी यूज़ कर सके और उन्हें ऐसा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो ऐसे यूज़ कर सके और अपने इनर एक्सपीरियंस को डेवलप कर सके। क्योंकि जब तक बच्चा किसी टास्क को खुद नहीं करेगा, जब तक वो अपने सेंसेस का यूज़ नहीं करेगा, अपनी क्वालिटीज़ का यूज़ नहीं करेगा, वो जानने का ट्राई ही नहीं करेगा कि ये अगर टास्क हो रहा है तो उस टास्क के पीछे का रीज़न क्या है, ये टास्क क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब तक वो खुद उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, अपनी मेंटल थिंकिंग यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को यूज़ नहीं करेगा, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज जो उसने अपनी सोसाइटी से पाई है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पाई है, अगर उसको वो यूज़ करके उसके थ्रू जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी सोसाइटी के थ्रू, उन एक्सपीरियंस को यूज़ करके जब तक उस टास्क में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक बच्चा जो है वो इनर एक्सपीरियंस डेवलप नहीं कर सकता। और जब तक बच्चा इनर एक्सपीरियंस डेवलप नहीं कर सकता उसकी ट्रू लर्निंग पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई बच्चा है जो इनर एक्सपीरियंस डेवलप नहीं कर रहा है और वो टास्क किए जा रहा है तो इसमें सीधा उसका जो लर्निंग है वो बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट होगी। बस वो फिर वही है कि जो टीचर है वो उनको एकदम नॉलेज दे रहे हैं, स्पून फीड करवा रहे हैं, और जो बच्चा है वो सिर्फ वही स्पून फीडिंग की तरह खा ले रहा है और सीधे पचा दे रहा है। उससे कुछ भी मतलब नहीं है कि उससे क्या रीज़न है, क्या उसको कुछ भी उसको कहाँ कनेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। उसे बस नॉलेज लेनी है, उसको रटना है, पेपर देना है और अगले साल भूल जाना है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो टीचर है उन्हें पता होना चाहिए कि क्लास के हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा है, अब बच्चा उस वो तब तक वो ड्यूरी है, वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो तब तक अपने फ्यूचर पे कंट्रोल नहीं पा सकता जब तक उसे अपने फ्यूचर के बारे में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, उनके बारे में ज़रा सा भी आइडिया ना हो। तो यहाँ पे जो टीचर है वो उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पा सके। जैसे जो बच्चा है वो बचपन में उसके काफ़ी सारे इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिसमें वो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करता है। तो टीचर को बस वही उसी पॉइंट को ढूंढना है, उसके इंटरेस्ट को ढूंढना है जिसमें वो खूब ज़्यादा अपने आप को एकदम खोया हुआ पाता है, दुनिया से अलग पाता है, ताकि उस इंटरेस्ट, क्योंकि अक्सर यही माना जाता है कि हम जिस चीज़ को एकदम ऐसे करते हैं जिसमें हम डूब जाते हैं, हम उसको एकदम जिसे कहते हैं ना बाय हार्ट करते हैं, तो वही चीज़ हमें आगे भी काम आती है। तो इसीलिए टीचर को चाहिए कि टीचर उस बच्चे के उस पर्सपेक्टिव को ढूंढें, उस पॉइंट ऑफ व्यू को ढूंढें, उसके लिए उसको डायरेक्ट करें ताकि उसको वो जो उसका फ्यूचर है उसके लिए वो तैयार कर सकते हैं। अब फ्यूचर से तैयार करने का मतलब ये नहीं है ना कि अब उसको जैसे अगर हम किसी बच्चे को इंटरेस्ट है म्यूज़िक में तो हम उसको टीचर ये नहीं बोलेगा कि जाके सीधे म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाना या सिंगर बन जाना, नहीं। लेकिन टीचर ये करेगा कि जो म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ दे सकता है, उसे बोल सकता है बेटा आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं, ये वाली वीडियोस सुन सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे अपना टाइम टेबल बना सकते हैं रोज़ प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से वो छोटी छोटी बातों के लिए उसे डायरेक्ट कर सकता है ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उसके अंदर जो उसके जो स्किल्स हैं उसके लिए उसमें अवेयरनेस आए कि हाँ उसको पता चले कि जो म्यूज़िक स्किल्स है वो मेरे लिए मुझे उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। तो इस तरह से अब वो नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर मीन्स गिविंग ऑर्डर टू वन सेल्फ। तो वहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो फ्यूचर है उस फ्यूचर की तैयारी से उनका मतलब है कि वो जो बच्चा है वो अपने आप को ऑर्डर देने लायक बने। अब वही है ना कि जैसे अगर बच्चा है, अगर उसे पता है कि उसको म्यूज़िक में कॉन्फिडेंस आएगा, म्यूज़िक स्किल्स उसकी पता होंगी, उसमें उसको एबिलिटी उसको पता होंगी, उसको अवेयरनेस होगी अपने बारे में, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो अपने आप को खुद ऑर्डर दे सकता है कि अच्छा हाँ अगर मैं इस म्यूज़िक में ये चीज़ें कर सकता हूँ या मैं इस पैटर्न से कर सकता हूँ, या मुझे वो खुद डिसाइड करेगा कि उसे म्यूज़िक करना है या फिर किसी और टास्क में वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है। तो इस तरह से जो टीचर है वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो इस काबिल बने कि वो अपने आप को ऑर्डर कर सके कि उसे क्या करना है और कब करना है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको हम डिसिप्लिन की तरह भी देख सकते हैं कि हम मतलब जो बच्चा है उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है और क्या कर रहा है, तो उसके साथ उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या हाँ इम्पैक्ट अच्छे बुरे जो भी हैं वो बच्चा उसके लिए जिम्मेवार होगा।
उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो तभी पॉसिबल है जब बच्चे अपने सेंसेस और अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सके। तो इसमें वो मतलब जो बच्चे हैं वो कहते हैं, जो डी है वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग तभी पॉसिबल है जब वो सेंसेस और एबिलिटीज़ का यूज़ करें। मतलब आप जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हम किसी क्लास में जाते हैं, वहाँ पे जो बच्चा है, अब आई एक टीचर, उन्होंने पढ़ाया, ब्लैक बोर्ड उन्होंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया, उन्होंने पूरा समझा दिया कि अच्छा टाइप्स ऑफ फूड ये हैं और इसमें ये कैटेगरीज हैं। अब बच्चे ने सिर्फ उसको नोटबुक में नोट किया और बस हो गया। लेकिन वहीं एक जो बच्चा है वो खुद मार्केट विजिट करता है, वहाँ पे वो देखता है कि अच्छा फ्रूट्स में इतनी सारी वैरायटी हैं, वेजिटेबल्स में इतनी सारी वैराइटीज़ हैं, फ्लावर्स में इतनी सारी वैराइटीज़ हैं। फिर वो देखता है कि अच्छा वैराइटीज़ के अंदर भी कितनी सारी कैटेगरीज डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ स्मूथ है, कुछ रफ़ है और कुछ टेस्ट में स्वीट है, कुछ सोर है, तो इस तरह से वो सार है। तो इस तरह से जो बच्चा है वो अपनी सेंसेस और अपनी जो भी उसकी थिंकिंग है उनको यूज़ करके वो खुद प्रैक्टिकल लर्निंग गेन करेगा, खुद प्रैक्टिकली तौर पर उस मार्केट जाएगा और अपनी जो नॉलेज है उसको गेट करेगा, उसको पाएगा। उसके बाद कहते हैं जो सेकंड उनका पॉइंट था आर्टिकल का, वो था व्हाट इज़ स्कूल, विद्यालय क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो स्कूल है वो ऐसा प्लेस है जो बच्चों के सभी एक्सपेक्ट में, जो भी उसकी लाइफ के पहलू हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, इमोशनली हो, सोशली हो, जिस तरह का भी हो, उसमें जो बच्चा है उसमें उसकी सेल्फ एक्सटीम डेवलप हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ये नहीं कि सिर्फ आप मेंटल एबिलिटी पे ही सिर्फ काम किए जा रहे हैं, बाकी सारे एक्सपेक्ट को आप इग्नोर मार रहे हैं। सिर्फ बच्चा सिर्फ अपने लॉजिकल रीजनिंग पे ही सिर्फ काम करता ना रह जाए, बल्कि अपने फिज़िकल एबिलिटी पर भी ध्यान दें, अपने सोशल एबिलिटी पर भी ध्यान दें, उन स्किल्स पे भी ध्यान दें, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो एक किताबी कीड़े ना बन के रह जाएं, बल्कि वो एक सोसाइटी का पार्ट बन के रहें। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन मस्ट अलाइन विद रियलिटी एट एज इट इज़ ट्रू। तो कहते हैं जो एजुकेशन है वो ट्रू के साथ साथ जो ट्रू के साथ साथ वो रियलिटी से भी कनेक्ट होनी चाहिए। मतलब कि हम उन्हें फैक्ट दें, लेकिन उस फैक्ट को क्योंकि फैक्ट है तो वो ट्रू तो होंगे ही, मतलब क्योंकि ज़्यादा जनरली ऐसे ही फैक्ट्स हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं जो कि ट्रू होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस होती है। तो हम जब उनको फैक्ट्स दे रहे हैं और फैक्ट्स ट्रू ही होते हैं तभी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो फैक्ट्स दे रहे हैं तो उस फैक्ट्स को प्रूफ करने का हमें उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए, कि हमें देना बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ बच्चे उन फैक्ट्स को खुद होता हुआ देखें। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एयर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर है कि जो एयर है उसका भी वेट होता है। तो उसमें एक है कि बच्चे ने सीधे डायग्राम देखा कि मतलब कि एक स्टिक बनी है, उसमें बुक में बना है कि एक स्टिक बनी है, उसमें 2 बलून लटके हैं, फिर एक बलून को वो फोड़ देता है तो दूसरे से वो नीचे आ जाता है, तो इस तरह से एयर के अंदर वेट है, एयर में वेट है, इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी होगी। वही दूसरा जो बच्चा है वो खुद स्टिक लेता है, उसमें दोनों तरफ वो बैलून को टाई करता है, फिर एक को फोड़ता है और देखता है कि अच्छा जब उसने एक को फोड़ दिया तो दूसरा जो बलून है वो नीचे की तरफ आ गया। तो इससे वो उसे खुद वो प्रैक्टिकली देख रहा है कि जो उसे फैक्ट दिया गया था कि एयर हैज़ वेट, उसका उसने लाइव प्रूफ देखा कि कैसे जो एयर है उसका भी वेट होता है। तो इसीलिए उसको ट्रू के साथ साथ जो भी फैक्ट दिए जा रहे हैं उसको रियलिटी के साथ जोड़ा जाए, उसको प्रूफ दिया जाए हर बात का, ताकि वो उस पर बिलीव कर सके कि ये बात सच है और ये झूठ। क्योंकि आजकल की प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम बच्चों को हम सब कुछ दिए जा रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को एक तो हम रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते और दूसरा हम उसको प्रूफ नहीं देते। और जो बच्चे हैं, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ का प्रूफ ढूंढते हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ का रीज़न ढूंढते हैं। तो अगर उन्हें हम रीज़न दे देंगे तो उनके अंदर एक आ जाएगा समझ उन्हें कि ये सच है, क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है ये मैंने अभी होते हुए देखा, ये अभी इसका मैंने रियल एप्लीकेशन देखी है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो मतलब वो बोलते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, जो अगर हम प्रेजेंट लाइफ से एक्सपोज करना चाहते हैं, हम तब तक हम उससे एक्सपोज नहीं कर सकते जब तक जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है वो इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स है कि जो चिल्ड्रन है वो तब तक उससे एक्सपोज नहीं कर सकता जब तक
उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, जब तक वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, जब तक वो इरिटेट ना हो। मतलब हमने आदत डाल दी है बच्चों में कि आप किसी अगर जैसे स्कूल का पार्ट है और अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं है क्लास में, इरिटेट नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप क्या कहते हैं उस स्कूल के एनवायरनमेंट को एक्सपोज़ नहीं कर सकते। हमने उसको एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, इतना इस प्रेशर वाला बना दिया है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो कभी भी फील ही नहीं कर पाता कि वो बिना कन्फ्यूज़न के, बिना प्रेशर के वो किसी चीज़ को समझ सकता है। वो इतना कॉम्प्लेक्स हमारा स्कूल इन्वायरमेंट बच्चों ने, एजुकेशन इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बना दिया गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो स्कूल है, जो ड्यूई है, वो कहते हैं कि जो स्कूल है वो एक ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए जहाँ पे जो हमारा जो होम है उसके जो मॉरल्स और जो भी फीलिंग्स हैं उनको एक्सपेंड करना चाहिए स्कूल के थ्रू, ऐसे प्रोफेशन के थ्रू। स्कूल को जो उन्होंने स्कूल को जो उन्होंने बिजनेस बोला है, ऐसा बिजनेस जहाँ पर होम से जो रिलेटेड फीलिंग्स हैं, होम से रिलेटेड जो मॉरल्स हैं, उनको उन्हें एक्सपेंड करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि जो बच्चा है वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, तो इसीलिए उसके स्कूल से पहले भी कई सारे एक्सपीरियंस होते हैं, कई प्री नॉलेज पहले से होती है, तो उस प्री नॉलेज को एज अ स्कीमा यूज़ करके हमें स्कूल में यूज़ करना चाहिए। और जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं, उस जो भी बच्चे की स्कूल से पहले की नॉलेज है, उसको स्कीमा को बेस बनाकर उस नॉलेज को हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। स्कूल जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस को ये वाली टेक्निक अपनानी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, उसने वो जो है वो यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो हमारे जो रियल मॉरल के जो मतलब है, जो रियल मॉरल की मतलब है, उनको एकदम अचीव करने में बहुत डिफ़िकल्ट बना रहा है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो बच्चा है, जो उसका मेन मोटिव एजुकेशन का क्या है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एजुकेशन ले, ताकि वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करे। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को इतना प्रेशराइज करता है कि वो जो रियल एजुकेशन है वो उसको पाते ही नहीं है। तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उन्हें हमेशा क्लास में निकम्मा बोला जाता है, नालायक बोला जाता है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, उनका जो सेल्फ एक्सटीम होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जिसकी वजह से जो बच्चा है, जो एक जिसे रियल आइडेंटिटी, जो इंसान उसे बनना है आगे चल के, उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो डेवलप ही नहीं हो पाती। और दूसरी बात, जो ये स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, अब इसमें क्या है कि जो बच्चे टीचर जो उन्हें नॉलेज दे रही हैं, स्पून फीडिंग करा रही हैं, तो जो बच्चे, क्या पता कुछ बच्चे ट्यूशन भी लेते हैं, तो अगर जो बच्चे ट्यूशन वगैरह लेकर या फिर ऐसे भी जो जिनकी रट्टाफिकेशन पावर बहुत अच्छी है, इस तरह से वो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर ले आते हैं, स्कोर कर लेते हैं एग्जामिनेशन में। वहीं जो बच्चे रट्टाफिकेशन में अच्छे नहीं हैं या फिर ट्यूशन उनके पास नहीं है, उतने उनके माँ बाप एलिजिबल नहीं है, इतनी इनकम उनके पास नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि क्लास में ही एक डिवाइड क्लास हो जाती है, एक क्लास डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, एक नालायक बच्चे और एक अच्छे बच्चे। तो इस तरह से फिर से वो यहाँ पे यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो रियल मॉरल वैल्यूज़ हैं कि जो एक रियल इंसान बनाना है, जो कि और वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि टीम वर्क और पीयर वर्क, और लव, अफेक्शन, ऐसी चीज़ें जो बच्चों में होनी चाहिए, जो इंसान में होनी चाहिए, उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करता है। क्योंकि जब आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहाँ पे अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे हैं, और फिर वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट डेवलप कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनके बीच भी कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, और उनके बीच भी जो यूनिटी है, जो वो जो स्कूल में वो एक ही लेवल पे आते हैं, एक ही क्लास में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे ऊँचे और अच्छे और बुरे बच्चों में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से वो यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और एक अच्छा इंसान, जो व्यक्तित्व उनका, जो पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होगी, उसको भी होने से रोक रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो टीचर है उन्हें एक फैसिलिटेटर का रोल निभाना चाहिए, एक गाइडर का रोल निभाना चाहिए। इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि जो टीचर हैं वो एक फैसिलिटेटर का रोल निभाएं। ये नहीं कि आप सिर्फ स्पून फीडिंग कराएं, आप बच्चे को डायरेक्ट आते हैं, आप कहते हैं कि इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, और ये रहा आंसर। आपने ब्लैक बोर्ड पे सब लिखा और बच्चों ने कॉपी किया और उसको रट्टा मारा और सीधे हो गया। नहीं, बच्चों को खुद आप आंसर तक पहुंचने के लिए हेल्प कीजिए, आप उनको हिंट दीजिए।
अगर एक हिंट के बाद वो दोबारा अटकते हैं, फिर से हिंट दीजिए। हिंट के थ्रू बच्चों को आगे बढ़ने के, बच्चों को खुद इन्वॉल्व होने दीजिए टास्क में, खुद वो अपने आप आंसर को ढूंढे। ये नहीं कि जो टीचर हैं वो डायरेक्ट उन बच्चों को आंसर प्रेजेंट करें। तो इस तरह से जो टीचर हैं वो एक फैसिलिटेटर का रोल निभाए, ना कि डिक्टेटर का। उसके बाद वो कहते हैं कि जो ग्रेडिंग है शुड बी रिलेवेंट टू द चाइल्ड्स ऑन प्रोग्रेस। जो वो कहते हैं कि जो डी हैं वो कहते हैं कि जो ग्रेडिंग है वो बच्चे की ऑन प्रोग्रेस से रिलेटेड होनी चाहिए, उनके ऑन प्रोग्रेस के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। अब जैसे हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो क्या है कि साल में या 6 मंथ पे एग्ज़ाम होता है, उस 2 घंटे में जो बच्चा आंसर लिखता है उसी के बेसिस पे बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सिर्फ वो 2 घंटे ही बच्चे की उसकी प्रोग्रेस को नहीं डिफ़ाइन करता, बल्कि उस पूरे साल में उसने अपने पीयर्स के साथ कैसा बिहेव किया है, उसने अपने हेल्थ के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए कितने टास्क किए हैं, कितनी एक्टिविटी की है, कितना वो कंसर्न रहा है अपने फार्मर्स के लिए, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मतलब इस तरह से कि वो एक एज अ होल अपनी सोसाइटी के लिए कितना वो कंसर्न रहा है, कितना सेंसिटाइज रहा है, कितना उसके अंदर मॉरल्स वैल्यूज़ हैं जो एक उसे अच्छा इंसान बनाती है। उसके बेसिस पे उसको ग्रेड किया जाना चाहिए। और एग्ज़ाम होने चाहिए, मतलब एग्ज़ाम को वो निगलेक्ट नहीं करते, लेकिन साथ साथ सिर्फ एग्ज़ाम को ही एग्ज़ाम को ही सिर्फ वो 2 घंटे के एग्ज़ाम से ही बच्चे के प्रोग्रेस को डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम आज फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों को यूज़ करके बच्चे की जो प्रोग्रेस है, रियल प्रोग्रेस, उसका पता लगाना चाहिए। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो इसीलिए जो आर्टिकल के नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और पार्ट 2 में। और तब तक के लिए मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कुछ भी वीडियो में कुछ आपको सजेशन देना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर और कौन सी आप वीडियोस चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।